क्योंकि लोग फिर मेरे को उस नज़र से नहीं देखेंगे, इसलिए मैं अपना रायपुर में ही रह रहा हूँ क्योंकि लोगों को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा सर। ना मेरे पास जॉब बची, ना मेरे पास स्वाभिमान बचा। पता नहीं जीवन इसके बाद कैसा होगा। पिछले महीने की तनख्वाह थी, उससे ये घर तो इस महीने तो घर चल गया, अगले महीने पता नहीं किस तरीके से मेरा घर चलेगा। 28 दिसंबर को मेरी शादी हुई है और 31 दिसंबर को हमको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। तो वो 3 दिन बस वो था, थोड़ा खुशी था। उसके बाद से जो जो घर में मातम का माहौल आया है। मैं फोन में एक टाइम के लिए भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाती कि कहीं मैं रो दूं, और अगर मैं रोऊंगी तो मेरी माँ भी रोने लगेगी। और जैसे मैं ससुराल में सबको पता था मैं नौकरी लग चुकी है, अब सब पूछ रहे क्या तुम छुट्टी पे बैठी हो यहाँ पर करके। तो एक अच्छा नहीं लगता है बार बार बताना कि मेरी नौकरी जा चुकी है। समाज में अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं हो रहे कि हम वापस जाएं, उनको बताएं कि हमारी नौकरी चली गई है। नौकरी जाने के बाद सर पूरी धूमिल हो गई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बीएड छात्रों का, बीएड शिक्षक जो है उनका मसला आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, लेकिन आपको बता दें कि पहले सरकार ने इनकी नौकरी छीनी, इसके बाद सरे राह चीरहरण हुआ। ये प्रकरण जो है समाज में बहुत ही निंदा का विषय भी बना और अब जो है बीएड के जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ FIR भी हो गई है। यानी सरकार कितना ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार कर रही है, इसका अंदाजा आप इन घटनाक्रमों से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है, सभी सरकारें छात्रों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती हैं, खास तौर पर तब जब वो अपने अधिकारों की बात करते हैं। बीएड सहायक शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होगी। सबसे पहले उनकी नौकरी छीनी गई, इसके बाद तेलीबांधा चौक पर रात 11 बजे जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, छात्राओं का एक तरीके से चीरहरण किया, उसके बाद जो है अब तीसरी गाज सरकार की ये गिरी है कि उन छात्र छात्राओं पर केस दर्ज किया गया है। आज हम फिर जो है बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं जिनको नौकरी से बाहर किया गया उनके साथ आए हुए हैं, और ये हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको कुछ ऐसा पता चला जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कई सहायक शिक्षक जो हटा दिए गए हैं उनमें कई ऐसे हैं जो पहले नौकरी करते थे, उनका जीवन अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनको लगा कि शिक्षक बन करके वो ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, छोटे बच्चों के बौद्धिक स्तर में सुधार कर सकते हैं, तो वो अपनी पहली नौकरी छोड़ करके सरकारी नौकरी के लिए यानी शिक्षक बनने के लिए आए। उनको नौकरी मिली भी और उसके बाद आज उनकी स्थिति ये है कि ना उनके पास पहले वाली नौकरी है और ना अब वो सहायक शिक्षक है। ऐसी स्थिति में उनकी मनोदशा को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति आदमी को मानसिक रूप से तोड़ देती है। और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ हैं आज जो पहले सरकारी नौकरी में थे। हमारे साथ एक सहायक शिक्षक हैं जो इसी छत्तीसगढ़ सरकार में संविदा पर थे, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन छोड़ने के बाद अब उनकी स्थिति क्या है हम उनसे ही जानते हैं। सर स्थिति तो बहुत नाजुक है सर, बहुत प्रेशर है लोगों का, क्योंकि हम लोग जहाँ भी अब जाएंगे तो क्या है उस नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि जो पहले इज्जत हम लोग को मिलता था कि टीचर है ऐसा करके, अब वही लोग पलट जाएंगे। इनको तो नौकरी से निकाला गया है, बर्खास्त किया गया है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं सर। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास तो अब कुछ है नहीं। सरकार से विनती कर रहे हैं कि हम लोग को समायोजन के लिए आप पहले कौन सी नौकरी करते थे? सर मैं संविदा पद में था, आपके लघु पद संघ में मैनेजर पोस्ट रहता है, तो उसमें लगभग मैं 13 महीना जॉब किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि टीचर जॉब लग चुका है और एक ऑनर का जॉब है, तो उसमें मैं, और एक सर परमानेंट जॉब का अलग ही एक रहता है, तो उसको मैं ज्वाइन कर लिया सर। उस समय आपको कितनी सैलरी मिलती थी? सर मेरा अराउंड 20,000 रहता था, लेकिन इंसेंटिव अच्छा बन जाता था क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल का था, तो उसमें इंसेंटिव मेरे को अच्छा खासा बन जाता था। तो अब आपकी कमाई क्या है? सर अभी तो कुछ नहीं है सर, जो अब
जो टीचर में था वो उसका मैं बताना चाहता हूँ, तो 37,000 कुछ अराउंड हम लोग का बनता था। जब आप नौकरी में थे आपको पैसा मिलता था, चाहे वो पहले वाली नौकरी हो चाहे बाद वाली नौकरी हो या ये सहायक शिक्षक की हो। अब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है, तो आपका जीवन में क्या बदलाव आया है? सर बदलाव तो अभी शुरुआत है सर लोग, क्योंकि मैं अभी फेस नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा एक घर सर सिहावा नगरी है, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लोग फिर मेरे को उस नज़र से नहीं देखेंगे, इसलिए मैं अपना रायपुर में ही रह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मैं फेस नहीं कर पाऊँगा सर। तो देखिए कि किस तरीके की स्थिति है कि नौकरी जाने के बाद सहायक शिक्षक महोदय कितने दबाव में है मानसिक, वो अब घर जाने से भी बच रहे हैं। ये केवल इनकी कहानी नहीं है, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे पास जो अपनी नौकरी छोड़ करके सहायक शिक्षक बने थे, बीएड की जो भर्ती हुई थी, और उसके बाद जो है अब उनकी स्थिति क्या है। हमारे साथ एक और शिक्षिका हैं जो इसी भर्ती के तहत सहायक शिक्षक बनी थी। आपका क्या? सर मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप सबको जानकारी है कि गुजराती परिवारों में बेटियों को बाहर जाकर नौकरी करने की उतनी आज़ादी नहीं होती है। लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी बिगड़ी कि मुझे जॉब करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, और जिस एज में 45 की एज लिमिट होती है फीमेल्स के लिए, उस एज में जब ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई, मैंने इसके लिए तैयारी की। जब मैं तैयारी कर रही थी तब भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे पीठ पीछे हंसते थे। इतने सालों से लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की, उनका तो सिलेक्शन नहीं होता, ये महारानी ले लेगी सिलेक्शन, ये बोला जाता था मेरे लिए। उन सब की बातों को ना सुनते हुए मैंने एग्जाम की तैयारी की, मेरिट में नंबर लाके ये जॉब जब मिली तो कुछ समय के लिए उन लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन परिस्थितियां बदली, आज ये जॉब चली गई है। जो लोग मेरे पीठ पीछे हंसते थे अब उनको खुल के मेरे मुंह पर हंसने का मौका मिल गया है। इतनी बुरी से बुरी परिस्थितियां मैंने देखी, लेकिन मैंने कभी अपना स्वाभिमान जो था वो नहीं खोया था। लेकिन अब स्थिति ऐसे आ गई है कि ना मेरे पास जॉब बची, ना मेरे पास स्वाभिमान बचा। पता नहीं जीवन इसके बाद कैसा होगा। आप पहले कौन सी जॉब करती थी? प्राइवेट स्कूल में ही टीचर थी, और टीचर से फिर प्रमोशन होकर मैं वहाँ प्रिंसिपल भी बन गई थी। आप प्रिंसिपल की जॉब छोड़कर टीचर बनी? जी सर, क्योंकि सर सरकारी जॉब में एक प्राइवेट एक सिक्योरिटी रहती है, सिक्योर लाइफ रहती है कि वहाँ पर आपको आपका बेस्ट देना है, बस आपको जॉब के लिए कोई अदर स्ट्रगल नहीं कर रहा है। प्राइवेट स्कूल में हर दिन सिर पर एक इनसिक्योरिटी का डंडा लगे रहता है कि आप पता नहीं क्या कब डिसीजन ले लेगा डायरेक्टर जो है वो, और आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ तो हमको सरकार ने भी टर्मिनेट कर दिया, हम कहीं के भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। अब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है। पिछले महीने की तनख्वाह थी, उससे ये घर तो इस महीने तो घर चल गया, अगले महीने पता नहीं किस तरीके से मेरा घर चलेगा। आपके घर में और कोई कमाता नहीं? कोई भी नहीं है। मेरे पिताजी की कोविड के टाइम में ही डेथ हो चुकी है, और परिवार की जवाबदारी अभी मेरे ऊपर ही है। हमारे साथ एक और शिक्षिका हैं जो नौकरी कर रही थी संविदा पर, जो संविदा पर आत्मानंद स्कूल में ही टीचिंग का काम करती थी, और उन्होंने एक सपना देखा कि उनको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। उसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली। अब स्थिति क्या है वो खुद बताएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, मैं जब 12-13 साल की थी तब से मेरे पिता नहीं है, तो मेरी माँ ने ही, हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी माँ ने ही अकेले ही हम तीनों को पाला पोसा। और वो एक जैसे लोगों का रहता है कि लड़कियों का क्या है, नौकरी चले जाएगी तो वो तो अपने पति पर डिपेंडेंट है या किस पे, पर मेरे यहाँ ऐसा वाला कुछ सीन नहीं था, क्योंकि मेरी माँ ने हमको सिखाया कि आत्मसम्मान और उससे जुड़ा होता है आत्मनिर्भर होना। तो इसलिए आपका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से सर उठा के जी सको। और मैंने यही सोचा था कि सेटल होकर नौकरी करूंगी। इससे पहले मैं आत्मानंद में सेटल होकर शादी करूंगी करके, इससे पहले मैं आत्मानंद में थी, और आत्मानंद में भी मेरी सैलरी अच्छी थी क्योंकि मैं शिक्षक के पद में थी। और जब मैं वहाँ छोड़ के एक नियमित नौकरी में आई तो अचानक से 28 दिसंबर को मेरी शादी हुई है, और 31 दिसंबर को हमको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। तो वो 3 दिन बस वो था, थोड़ा खुशी था। उसके बाद से जो घर में मातम का माहौल आया है, जो मेरे मायके साइड है, मैं ही एक थी जो सरकारी नौकरी में थी। मेरी मम्मी बहुत ही छोटे स्कूल में बहुत कम सैलरी मिलती है मेरी मम्मी को अभी। अब पर मेरी मम्मी को अभी मेरी दोनों बहनों का बोझ उठाना पड़ रहा है, और जितना भी फाइनेंशियल जो बर्डन है वो पूरा मेरी मम्मी के ऊपर आ चुका है। और उसको मैं चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब इतना डिफिकल्ट हो गया, मैं अपने ससुराल वालों से पैसा नहीं मांगूंगी सर अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए। 2 बहनें पढ़ रही है तो इतना डिफिकल्ट हो गया सिचुएशन कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं अपनी मम्मी से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। जब से ये सब चल रहा है, मैं फ़ोन में एक टाइम के लिए भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाती कि कहीं मैं रो दूँ, और अगर मैं रोऊंगी तो मेरी माँ भी रोने लगेगी। तो एक मानसिक हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर दबाव है। और मेरी बहनें तो कोशिश कर रहे हैं हम कि नॉर्मल बात करें, पर हम सबको पता है कि ये नौकरी जाने से सिर्फ एक नौकरी नहीं था सर ये,
और जैसे मैं ससुराल में सबको पता था मेरी नौकरी लग चुकी है, अब सब पूछ रहे क्या तुम छुट्टी पे बैठी हो यहाँ पर करके, तो एक अच्छा नहीं लगता है बार बार बताना कि मेरी नौकरी जा चुकी है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था डीएड बीएड वाला क्या मुद्दा है। सबको तो ये लगेगा ना कि हो सकता है कि तुमने कुछ गलत किया था जो तुमको नौकरी से निकाल दिया है, सब तो यही सवाल पूछेंगे सर। तो एक बदनामी हो रही है समाज में, और एक नौकरी जाने से मानसिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं है। हमारे साथ एक और सहायक शिक्षक हैं, बहुत युवा हैं, वो भी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाती थी, उनकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन अब जो है जॉब ना आत्मानंद की है और ना अब वो सहायक शिक्षक हैं। इस नौकरी जाने के बाद उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, वो किस दुविधा में है, किन परेशानियों में है, वो खुद बताएंगे। तो मैं पहले लेक्चरर पोस्ट में थी, आत्मानंद में थी, इससे ज़्यादा सैलरी थी और मेरे को सिर्फ एक बात अटकी पड़ी थी, वो ये था कि गवर्नमेंट जॉब में कोई जाता नहीं। मेरे यहाँ फैमिली मेम्बर थे, वो बोले थे गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं लगती, सिर्फ पैसा देखते हैं, जहाँ भी जाओगे आपको पहले पैसे देने होंगे तब गवर्नमेंट जॉब में। मैं उनको बोल के आई थी, देख लेना मैं अपने दम पे मैं जॉब करके आऊँगी। मैंने एग्ज़ाम फाइट किया, उस पर रैंक भी लेके आए और अभी ज्वाइनिंग भी कर लिए थे हम गवर्नमेंट जॉब पे ही। पहले संविदा में थी, साथ में प्रिपरेशन करके हम कर लिए थे, और आने के बाद मैं अब घर में पास में ही था जो मेरा जॉब था, उस जॉब को मैं छोड़ के ये दूर अंचल में आई हुई थी जॉब करने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब खुद अपने दम पे ली हुई हूँ। और उनका अभी यही बोलना है कि अब देखो तुम तो पढ़ के लाए थे ना, पक्का पैसा दियोगे, गलत काम कियोगे तभी तुम्हारी नौकरी जा रही। क्या यही हमारे रिस्पेक्ट है क्या समाज में? अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं हो रहे कि हम वापस जाएं, उनको बताएं कि हमारी नौकरी चली गई है। अभी घर में यही पूछते हैं बेटा अभी कहाँ है, क्या कर रही है, और हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि हमें घर नहीं जाना है, लोग पूछेंगे ही हमसे। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं जो कि बीएड के बाद में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, उनका नाम है अक्षय जैन जी। अक्षय जैन भी बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे पहले, लेकिन शिक्षक बनने की जो इनकी तमन्ना थी उसने इनको बहुत मुसीबत में डाल दिया है। अक्षय जी क्या कर रहे थे आप और अब कैसे क्या होगा? पहले मैं होम ट्यूशन लेता था और एक एनजीओ में भी पढ़ा रहा था, माना में एनजीओ है, वहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं तो उनको पहले पढ़ा रहा था। तो इस तरह मेरी जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन मैंने सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें नंबर अच्छे आए मेरे, तो एक अच्छा सेटलमेंट मैं चाहता था। मेरे घर में मैं पहला बंदा हूँ जो मतलब सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, और घर वालों का यही था कि मतलब कहाँ अब लगेगी सरकारी नौकरी, लेकिन मैंने अपना संघर्ष जारी रखा और ये नौकरी लगाई। तो नौकरी लगने के बाद आगे का एक सेटलमेंट चाह रहा था, एक अच्छा सा जीवन यापन करूँ, समाज में एक अच्छा मतलब मेरा भी एक ओहदा हो, लोग मुझे सम्मान की नज़र से देखें। पर वो भी एक मतलब नौकरी जाने के बाद सर पूरी धूमिल हो गई है। अब समाज में आस पड़ोस में मतलब मेरा परिवार है सर, ये मेरी मिसेस है, बच्ची है, अभी इसका स्कूल में दाखिला कराने का सोच रहा था। अब उस दाखिला कराने के लिए भी पैसे के लिए सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि इस महीने तक चल गया, अब अगले महीने से क्या होगा कुछ। उनकी वाइफ भी हमारे साथ है और उनसे भी पूछते हैं कि अब उनको जिंदगी में क्या बदलाव लग रहा है। वो तो जब उनकी शादी हुई थी तो अभी ATCS में थे और आज जो है उनके पास कोई जॉब नहीं है। जी आपका हालत तो और ज़्यादा दयनीय हो गया है, क्योंकि हम लोग वही सोच रहे थे कि नौकरी है तो आगे हम लोग अपने सपने संजो रहे थे कि आगे क्या करेंगे, कैसे रहना है, छोटी बच्ची हमारी उसके लिए भी सोच रहे थे। लेकिन अब सरकार का इसलिए जो निर्णय आया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय टाइप का है। तो हम सोच रहे कि अब क्या करें, तो सरकार से यही निवेदन है कि जितने भी टीचर हैं सबको नौकरी दे, समायोजन करे, ताकि उनका भी परिवार अच्छे से चले, उनको भी सम्मान मिले, जो उनका सम्मान बना हुआ था वो आगे भी बना रहे। बस सरकार से निवेदन है कि सबको समायोजन करे, मैं यही चाहती हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से जो बीएड शिक्षक हैं जिनको नौकरी से हटाया गया है, उनके परिवारों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। कोई किसी की शादी केवल इस आधार पर हो गई कि चलिए हम शिक्षक हो गए हैं तो हमको शादी कर लेनी चाहिए। इन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी इसलिए छोड़ दी कि सरकारी नौकरी है तो हमको सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर कुछ और क्या हो सकता है, वो भी टीचर की। और आज जो है हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है इनके हाथों से। और इनके चेहरे आप देखिए कि किसी के चेहरे पे अब वो खुशी और वो जॉय नहीं है जो एक व्यक्ति के पास होता है। अब इनकी कुछ लोग अपने घर नहीं जाना चाहते क्योंकि क्या जवाब देंगे, कुछ अपने परिवार में बात नहीं करना चाहते कि उनको क्या जवाब देंगे, कुछ जो है इसमें परेशान हैं कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनका जीवन कैसे कटेगा। तो सरकार को हमें लगता है कि इस पर काम करना चाहिए,
खासतौर पर तब जब करीब 24,000 सहायक शिक्षकों के पद पूरे छत्तीसगढ़ में खाली हैं। और अगर 2997 बच्चे, 2897 जो बच्चे हैं टोटल, अगर हम कहें कि 2900 करीब बच्चे जो सहायक शिक्षक हैं जिनको हटाया गया, उनको बहुत आसानी से समायोजित किया जा सकता है और सरकार के पास फिर भी 21,000 पद जो है खाली रहेंगे, तो उन पर भी नियुक्तियां की जा सकती हैं। और स्कूलों में स्थिति के बारे में विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया ही था, तो उसमें भी बताया था कि 300 से ज़्यादा स्कूलों में जो है शिक्षक हैं ही नहीं और करीब 4,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ जो एकल शिक्षक के भरोसे यानी एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और करीब 70,000 शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, जिसमें प्राचार्य और बाकी सब सारी पोस्ट को मिला लें। तो अगर स्थिति छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बहुत खराब स्थिति है, तो उस खराब स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए, ना कि 3,000 के करीब यानी 2900 के करीब जो शिक्षकों को हटा करके। हमको नहीं लगता कि सरकार छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को कुछ बेहतर कर पाएगी। सरकार से हमारा भी एक गुजारिश है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों को समायोजित किया जाए, तो इनके लिए भी बेहतर होगा, शिक्षा के लिए भी बेहतर होगा और समाज को भी बहुत कुछ मिल सकेगा। तीरंदाज से जुड़े रहिए आप और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।